आइए दोस्तों देखते हैं, ये हमारा जीके जीएस का 23वां पार्ट है और इससे पहले हम ऑलरेडी 22 पार्ट बना चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और मैं हर वीडियो की तरह आज भी आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा और ये हमारे 10 क्वेश्चन टॉप 50 क्वेश्चन के बराबर होते हैं, क्योंकि जो एक क्वेश्चन होता है उसके बारे में जो जानकारी होती है मैं आपको वो सारी जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। तो देखते हैं वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है। असम का अम्बुबाची त्योहार या अम्बुबाची मेला वो प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये अनेक बार पूछा जाता है कि असम का अम्बुबाची जो मेला है, अम्बुबाची त्योहार है, वो किस महीने में मनाया जाता है। तो वो जून के महीने में मनाया जाता है। अब आपसे ये पूछा जाएगा अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है। तो ये जो कामाख्या मंदिर है, जो हिंदू देवी कामाख्या जी को समर्पित है, ये वहाँ लगता है। और आपसे ये भी पूछा जाएगा जो कामाख्या मंदिर है वो कहाँ स्थित है। तो वो असम के गुवाहाटी जिले में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। तो ये भी बहुत आपको याद रखना है, नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है जो कामाख्या मंदिर है। अब जो ये जून में मनाया जाता है, जो अम्बुबाची मेला है, ये क्यों मनाया जाता है। जो देवी कामाख्या हैं उनके वार्षिक मासिक धर्म के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अब देखिए, अब कौन सा महीना चल रहा है। अब नवंबर का महीना चल रहा है, लेकिन ये त्यौहार हर साल कब मनाया जाता है, ये जून के महीने में मनाया जाता है। तो अब नवंबर का महीना चल रहा है 2024 में। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि 2024 में अम्बुबाची मेला कब से कब तक मनाया गया है। तो आइए इस पॉइंट को और देखते हैं। अब देखिए, जो अम्बुबाची मेला है 2024 में ये कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। ये कब से कब तक मनाया गया, ये बनाया गया 22 से 26 जून के बीच आयोजित किया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि ये करंट के तौर पर पूछा जा सकता है आपसे कि जो अम्बुबाची मेला है वो 2024 में कब से कब तक मनाया गया है। तो 22 जून से 26 जून के बीच आयोजित किया गया। आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि जो अम्बुबाची मेला है वो जून के महीने में मनाया जाता है, लेकिन अगर डेट पूछ ले तो क्या होगा, 22 से 26 जून के बीच आयोजित किया गया है। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, स्तूप, मैं आपको 3-4 स्तूप बताऊंगा जो आपकी हर परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो पहला स्तूप कौन सा है, भरहुत स्तूप, जो जातक कथा और कहानियों का चित्रण करता है। ये किस राज्य में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। जो ये भरहुत स्तूप है ये मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में स्थित है। अगर पूछा जाए कि ये स्तूप कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। अगर जिले का नाम पूछा जाए, सतना जिले में स्थित है। और इस स्तूप को किसने बनवाया था, जो अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसे बनवाया गया था। अगर पूछा जाए जो भरहुत स्तूप है जो मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, इसकी खोज को किसने की थी। तो इसकी खोज की थी मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, 1873 में की थी। अब ये एक स्तूप था। आइए दूसरे स्तूप के बारे में जानते हैं। मैंने आपसे बोला है ना कि मैं आपको 2-3 स्तूप के बारे में बताऊंगा और आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो देखते हैं अब दूसरा स्तूप क्या है, धमेक स्तूप। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है धमेक स्तूप की, बहुत ही ज़्यादा बार परीक्षाओं में आ चुका है। तो धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। ये अनेक बार पूछा गया है कि धमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है। आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में बात करूं, वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। अब ये किसने बनवाया था, ये अशोक, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। अब देखिए, इस जानकारी को आप यहाँ तक पढ़ लेना, लेकिन आप इस जानकारी को देखिए। इस जानकारी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से और यहाँ तक जानकारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है कि जो ये धमेक स्तूप है ये डियर पार्क यानी मतलब हिरण उद्यान में स्थित है। तो हिरण उद्यान में स्थित धमेक स्तूप वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। अगर पूछा जाए भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो वो दिया था सारनाथ में। अगर जगह पूछे तो हिरण उद्यान में स्थित धमेक स्तूप है। अब देखिए, अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था उसे बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है। तो उसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लेना। आइए, अब ये तो धमेक स्तूप की बात है। आइए, एक जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला स्तूप कौन सा है, वो है आपका सांची का स्तूप।
ये आपका सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि सांची का स्तूप, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगर मैं बात करूं जो सांची का स्तूप है किस नदी पर है, तो ये बेतवा नदी पर है। और जिले की, और ये तो ज़्यादातर सबको पता है कि मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा? आपसे एग्जामिनर पूछेगा किस जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के में, तो आप रायसेन जिले का नाम बता दोगे। अगर आपसे पूछे नदी का नाम, तो ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए, अब ये दो ज़्यादा बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सांची स्तूप को किसने बनवाया था? मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। अब एक एग्जाम में ये पूछा गया था कि सांची का जो स्तूप है वो किस वंश के शासक ने बनवाया था, तो वो मौर्य वंश के शासक ने बनवाया था। कि मौर्य वंश का शासक कौन था? अशोक ने बनवाया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे वो भी पूछा जा सकता है किस राजवंश ने बनवाया था, तो मौर्य राजवंश ने बनवाया था। आइए अब एक पॉइंट और जान लीजिए, यूनेस्को में सांची स्तूप को कब शामिल किया गया था? तो वो शामिल किया गया था 1989 में। अब देखिए सांची का स्तूप है, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आप ये भी जान लीजिए, आपको एक आधार पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए ऐसे, ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो रेलवे में पूछे गए हैं। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो वो किसने कराया था? मौर्य सम्राट अशोक ने कराया था। अभी बताया मैंने आपको। अब देखिए, अभी बताया था ये भी पॉइंट कि यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो कब घोषित किया गया था? 1989 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सूरजकुंड मेला ये फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जो ये सूरजकुंड मेला ये कहाँ लगता है? ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में मनाया जाता है। अब एसएससी में एक बार क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि सूरजकुंड मेले का प्रथम संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो इसका प्रथम संस्करण 1987 में आयोजित किया गया था। अब देखिए, अब चल रहा है नवंबर 2024 और ये फरवरी महीने में मनाया जाता है। तो आपको 2024 में पता होना चाहिए ना कि सूरजकुंड मेला कब से कब तक आयोजित किया गया है। तो देखते हैं 2024 में सूरजकुंड मेला कब से कब तक आयोजित किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं 2024 में सूरजकुंड मेले का 37वां संस्करण था। देखते हैं इस पॉइंट के बारे में। अब मैं बात करूँ 2024 में सूरजकुंड मेले का 37वां संस्करण था और ये कब से कब तक आयोजित किया गया है? ये 2 फरवरी से 18 फरवरी के बीच आयोजित किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा? 2024 में सूरजकुंड मेले का 37वां संस्करण कब से कब तक आयोजित किया गया? 2 फरवरी से 18 फरवरी के बीच। या आपसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि 2024 में सूरजकुंड मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो वो आयोजित किया गया था 37वां संस्करण। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो बाराबती किला है वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कटक में। अब ये एसएससी में 1-2 बार पूछा गया है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किला है। जो ये बाराबती किला है ये उड़ीसा के कटक में महानदी के तट पर स्थित है। अब आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो कटक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे स्थित है। तो आपको ये याद रखना है। और ये 14वीं शताब्दी में, लेकिन इसका निर्माण गंगा राजवंश द्वारा किया गया था। ये आपको याद नहीं रखना है, बस इसका स्थान याद रखना है। आप इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं कि ये उड़ीसा के कटक में महानदी के तट पर स्थित है। तो आपको इतना पढ़ना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित है? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार नहीं बहुत बार आ चुका है। ये एसएससी में भी, रेलवे में भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किससे संबंधित है? ये तुलुप वंश से संबंधित है। मैं आपको बता दूं जो विजयनगर साम्राज्य है इस पर 4 वंश ने शासक किया था। तो इसमें से जो हमारा तीसरा वंश था वो था तुलुप वंश। तो वो तुलुप वंश से संबंधित है। अभी मैं जानूंगा इसके बारे में, अभी मैं बताऊंगा चारों के बारे में। जो कृष्णदेव राय ये तुलुप वंश के तीसरे शासक थे। तुलुप वंश ने 1505 से 1570 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। मैं अभी आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी बताऊंगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, किसके शासनकाल में की थी। ये भी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बताऊंगा आपको सारी जानकारी इसके बारे में। तो आप ये पढ़ सकती हैं। और ये कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक माने जाते हैं।
आइए अब इस पॉइंट को देखते हैं जो अभी मैंने बताया था, और इसके बारे में आप पढ़ लेना। मैंने बताया था विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया था, संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुप वंश, अराबिदु वंश। अराबिदु वंश कहीं अराबिडु वंश भी है, ठीक है ना। अब आपसे एक क्रम भी पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य पर जिन 4 राजवंशों ने शासन किया था उनका क्रम क्या है। तो आपको क्रम याद रखना है, पहले संगम वंश है, फिर सुलभ वंश है, फिर तुलुप वंश है, फिर अराबिदु वंश है। अब देखिए जो कृष्णदेव राय ये मुगल शासक बाबर के समकालीन थे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो तुलुप वंश के शासक, तुलुप वंश से संबंधित कृष्णदेव राय किस 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 मुगल शासक के समकालीन थे, तो आंसर क्या होगा, बाबर के समकालीन थे। अब देखिए जो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, बाबर की आत्मकथा क्या, बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है, तो वो आंसर क्या होगा, कृष्णदेव राय। अब देखिए अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाबरनामा किसने लिखी, बाबर ने। किस भाषा में लिखी, तुर्की भाषा में। इसकी मातृभाषा थी चंगताई तुर्की, तो तुर्की भाषा में इसने लिखी थी। और जो बाबरनामा इसका मूल शीर्षक क्या है, तुझ-ए-बाबरिया। जो ये थे अब्दुल रहीम खान ए खाना ने बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो मैंने देख लिया, अभी बताया था ना कि विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें से तीसरा कौन सा था, तुलुप वंश था। तो ये कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तीसरे वंश कौन सा था, तुलुप वंश, उससे संबंधित थे। अब ये जान लिया मैंने, जानूंगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी, जो अंतिम यादव शासक थे संगम, इनके 2 पुत्र थे, कौन, हरिहर और बुक्का ने मिलकर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, ये 1336 ईस्वी में हुई थी। इस डेट को आप रट लेना, ये अनेक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1336 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए, अब ये ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके समय में हुई थी, मतलब उस समय दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था। तो उस समय जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी, उस समय दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। मतलब कह सकते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने मिलकर की थी, वो किसके शासनकाल में की थी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में की थी। अब ये क्वेश्चन अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, और मैं आपको क्वेश्चन को इसे दिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और किस प्रकार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो 1336 में हुई थी, उस समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे, मैंने अभी बताया था मोहम्मद बिन तुगलक थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है कि मैं दम में फी जो पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव है, यह किस राज्य में मनाया जाता है। तो मैं दम में फी ये असम में मनाया जाता है। अब मैं बात करूं, ये त्यौहार असम में मनाया जाता है। ये जो मैं दम में फी है यानी पूर्वजों की पूजा का त्यौहार है, अब जिसे अहोम समुदाय बनाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो असम में मैं दम में फी जो पूर्वजों की पूजा का त्यौहार है, इसे कौन सा समुदाय बनाता है, तो अहोम समुदाय बनाता है। और कब बनाता है, हर साल 31 जनवरी को मनाया जाता है ये त्यौहार। अब देखिए, अगर इस त्यौहार को ऐसा माना जाता है, अगर ये त्यौहार नहीं मनाया गया तो इस त्यौहार में जो देवता पूजे जाते हैं वो नाराज हो जाते हैं, जो कलह, बढ़ती गतिविधियां, बाढ़, भूकंप जैसी आपदा आ जाती हैं राज्य में। तो ऐसा मानना है लोगों का। तो ठीक है ना, आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखना है। ये मैदम मैफी से आप ये 2-3 पॉइंट याद रखना। कौन सा समुदाय बनाता है, अहोम समुदाय बनाता है, 31 जनवरी को मनाता है, और किस राज्य में मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। कब हुई थी,
19 दिसंबर 1966 को हुई थी, जिसमें भारत सहित 31 देश इसके संस्थापक सदस्य थे। मतलब एशियाई विकास बैंक है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। अब इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। अब देखिए एडीपी के वर्तमान में 68 सदस्य देश हैं, लेकिन अभी सुनो, हाल ही में क्या हुआ है कि इजराइल इसका 69वां सदस्य देश बना है। अभी हाल ही में बना है, इजराइल इसका 69वां सदस्य देश बना है। इस चीज़ को आप याद रखना, इस चीज़ को आप याद रखना कि एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश कौन बना है? तो 69वां सदस्य देश इजराइल बनाए। करंट के तौर पर गारंटी के साथ किसी ना किसी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो अब वर्तमान में अगर मैं अक्टूबर 2024 तक की बात करूं, वैसे अब तो नवंबर चल रहा है, लेकिन अक्टूबर में बनाया इजराइल इसका 69वां सदस्य देश। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश कौन बनाए? तो वो बनाए इजराइल, इजराइल बनाए, और भारत तो इसका संस्थापक सदस्य देश है ही। अब आइए नेक्स्ट बैंक के बारे में देखते हैं। तो एशियाई विकास बैंक के बारे में इतना याद रखना है। और इसकी स्थापना का मकसद क्या था? एशियाई क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। तो अब ये जान लिया एशियाई विकास बैंक में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो वो वर्तमान में 69 सदस्य देश हैं। तो आपको ये याद रखना है। और 69वां सदस्य देश कौन सा? इजराइल बना है। ये अक्टूबर 2024 में बना था इजराइल, लेकिन मुझे लिखने का ध्यान नहीं रहा था। अब देखिए विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी, लेकिन विश्व बैंक की स्थापना 1945 में नहीं हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसकी स्थापना और विश्व बैंक की स्थापना एक साथ जुलाई 1944 में हुई थी। और किस जगह हुई थी? अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में एक संयुक्त राष्ट्र का ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें एक साथ इन विश्व बैंक और IMF की स्थापना की गई थी। लेकिन जब विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी, जुलाई 1944 में की गई थी, तो इसका जब नाम क्या था? तो इस जो विश्व बैंक था इसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, मतलब IVRD था। लेकिन बाद में क्या हुआ? ये जो IVRD का नाम क्या बन गया? विश्व बैंक बन गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व बैंक का पुराना नाम क्या है या पहले किस नाम से विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, तो आपका आंसर क्या होगा? IVRD के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंक की स्थापना और एशियाई विकास बैंक की स्थापना अनेक बार पूछी जाती है। मैंने अभी बताया था एशियाई विकास बैंक के सदस्य देश कितने हैं, तो वो कितने हैं? 69 हैं। 69वां सदस्य देश इजराइल बना है अक्टूबर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री कौन थे? जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी। तो जेम्स मिल द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ये लिखी गई थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। कौन सी लिखी गई थी? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया लिखी गई थी। अब कब लिखी गई थी? 1817 में लिखी गई थी। ये SSC का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये किसने लिखी थी? ये स्कॉटिश इतिहासकार, अर्थशास्त्री, राजनीतिक सिद्धांतकार और दार्शनिक कौन थे? जेम्स मिल ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया साल 1817 में लिखी थी। और इस किताब को 3 कालखंडों में, ये जो किताब थी इसे 3 कालखंडों में बांटा गया है। अब देखिए ये 3 कालखंडों में बांटा गया है। अब एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, SSC में ही पूछा गया था कि जो मतलब जेम्स मिल द्वारा लिखी गई पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया में कौन सा, किस भारतीय इतिहास को नहीं बांटा गया था, मैं अभी बताऊंगा। आपको पहले ये याद रख लेना, इस किताब में जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। किस किस में? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और यह किताब भारत पर ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखी गई पहली किताब थी। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन सा याद रखना है? इस किताब कब लिखी गई थी? 1817 में। किसने लिखी थी? जेम्स मिल ने लिखी थी। किताब का नाम क्या है? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया है। और इस
इसमें जो जेम्स मिल ने ये किताब लिखी थी, भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3 कालखंडों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं जो अभी मैंने बताया था। अब देखिए ये रहा वो क्वेश्चन। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? और मैंने अभी बताया था ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हिंदू था, मुस्लिम था, ब्रिटिश था, लेकिन ईसाई नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा? ईसाई नहीं होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस किताब के बारे में आपको इतना याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रावर की लड़ाई। चंद्रावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और किस वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी? ये तो हम सभी जानते हैं कि जो चंद्रावर की लड़ाई है वो 1194 में हुई थी, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुई थी। लेकिन अब इसने क्वेश्चन घुमाने के लिए जो जयचंद किस वंश के शासक थे, मतलब ये किस वंश के शासक थे? गढ़वाल वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी। अब जो चंद्रावर का युद्ध है वो 1194 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध जयचंद और मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। जो राजा जयचंद हैं ये गढ़वाल वंश, जिसे अब राठौड़ राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, कि राजा थे, इन्होंने कन्नौज पर शासन किया था। ये राजा जो जयचंद थे ये गढ़वाल वंश के शासक थे जिन्होंने कन्नौज पर शासन किया था। तो आपको ये याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध है कि चंद्रावर की लड़ाई कब हुई थी? 1194 में हुई थी, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुई थी। लेकिन जयचंद किस वंश के शासक थे? तो वो गढ़वाल वंश के शासक थे, जिसे राठौड़ राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन जयचंद ने कन्नौज पर शासन किया था। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं हर वीडियो में जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो डैश काम करता है। अब देखिए भारत की जो मानक जनगणना है वो क्या कहती है? जो मानक जनगणना है उसने क्या है, पहले ये देखिए, जो भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। लेकिन उसने किसकी बात की है हमसे? सीमांत श्रमिक की पूछा क्वेश्चन में। किसकी पूछा है? सीमांत श्रमिक की पूछा। और ये मैंने डाटा एनसीईआरटी बुक से लिया है। अब देखिए अगर मैं बात करूं सीमांत श्रमिक की, सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो वर्ष में 183 दिनों या 6 महीने से कम दिन काम करता है। क्या है? सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिनों या 6 महीने से कम काम करता है। तो हमसे क्वेश्चन में सीमांत श्रमिक की पूछी है और ज़्यादातर सीमांत श्रमिक की ही पूछी जाती है। तो एक वर्ष में 183 दिनों या 6 महीने से कम काम करता है वह व्यक्ति क्या होगा? सीमांत श्रमिक व्यक्ति होगा। अगर मैं बात करूं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए ये मत लगा देना कि 183 दिनों से अधिक ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्या होगा? जो सीमांत श्रमिक होता है वो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है। अगर मैं बात करूं मुख्य श्रमिक की बात, इस मानक जनगणना में 2 व्यक्तियों की बात की है, अश्रमिक की कोई बात नहीं की गई है। वैसे इसके बारे में भी होगा, लेकिन जो लिखा है वो देखिए। मुख्य श्रमिक क्या होता है? मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में 183 दिनों या 6 महीने से कम काम करता है। तो दोस्तों ये थी आज का हमारा 23वां पार्ट था और मैंने इसमें 10 क्वेश्चन बताए। 10 क्वेश्चन टॉप 50 क्वेश्चन के बराबर होते हैं, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन के बारे में जो भी जानकारी हो सकती थी वो आपको पूरी बताई है। और एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं आराम से, और अनेक और ज़्यादा भी बन जाती हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।